गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो कल CSIR नेट लाइफ साइंस का कल एग्ज़ाम था 6 जून को। तो आई होप कि जिसका भी शिफ्ट फर्स्ट या शिफ्ट 2 में होगा तो पेपर अच्छा ही गया होगा। सबका कहना है कि पेपर दोनों शिफ्ट का अलग अलग था। मीन्स कि टफ़ था, कोई बोल रहा है कोई मॉडरेट था, कोई बोल रहा है गुड यानी इजी था। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि वो तो प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर प्रिपरेशन जो बच्चा किया है उसके बाद भी वो बोल रहा है कि पेपर टफ़ था, तो ये हो सकता है कि वाकई पेपर टफ़ हो। ओके, तो जो शिफ्ट 2 में पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको और क्वेश्चंस याद हैं ऐसे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी क्या क्वेश्चंस आए थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये पार्ट बी का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस अबाउट DNA। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को उन्होंने लिखा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन था। ओके, तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में दे रहा है A DNA एंड B DNA आर लेफ्ट हैंडेड। तो ये गलत है, क्योंकि जो A टाइप DNA होता है और B टाइप जो DNA होता है वो राइट हैंडेड होते हैं, ना कि लेफ़्ट हैंडेड। ओके, और जो Z DNA होता है वो लेफ़्ट हैंडेड होता है। तो ये दे दिया है कि Z DNA आर राइट हैंडेड, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि A DNA एंड B DNA आर राइट हैंडेड। यस, ये करेक्ट है। एंड Z DNA आर लेफ्ट हैंडेड। इट मीन्स कि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद आप सी और डी को भी देख सकते हैं कि सी में कह रहा है कि B DNA एंड Z DNA आर राइट हैंडेड। B DNA तो राइट हैंडेड होता है, लेकिन Z DNA नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि A DNA एंड Z DNA आर राइट हैंडेड, तो ये भी गलत है, क्योंकि A DNA तो राइट हैंडेड होता है लेकिन Z DNA नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मीन्स कि इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन था, ये भी पार्ट बी में ही था। इन्होंने पूछा था कि क्रूसीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन। क्रूसीफॉर्म्स का मतलब आप समझ सकते हैं। क्रूसीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन दिया है ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन या डिलीशन। मतलब किस वेरिएशन में क्रूसीफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो क्रूसीफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ये कह रहा है कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स किस वेरिएशंस में अकर्स होता है। ओके, तो ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलीशन। तो आप ट्रांसलोकेशन में देख सकते हैं कि जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच जो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, लाइक रिकम्बिनेशन, तो उसमें क्रॉस जैसा रेसिप्रोकल रिकम्बिनेशन होता है, तो उसमें क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ओके, अगर ये दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो इनके बीच क्या है कि जो DNA का जो सेगमेंट होता है उसके बीच जो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, तो उससे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर्स बनता है। तो क्रूसीफॉर्म लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो ट्रांसलोकेशन में ही फॉर्म होता है, क्योंकि इन्वर्जन में क्या है कि कोई क्रोमोसोम्स है,
एक क्रोमोजोम्स है, तो इसमें 2 ब्रेक्स लगते हैं और फिर से इसको रीसील होने से पहले ही ये 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, फिर रीजॉइन होता है। तो इसमें ऐसा कुछ क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। ओके, तो इन्वर्जन हो नहीं सकता। और डुप्लीकेशन में क्या है कि किसी भी क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का डुप्लीकेशन हो जाता है, डबल हो जाता है, तो उसमें भी कुछ क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो वो भी ऑप्शन गलत हुआ। और डिलीशन में क्या है कि कहीं एक कट लगा या 2 कट लगा तो सेगमेंट का लॉस ही हो जाता है, तो डिलीशन भी नहीं हो सकता है। मीन्स कि जो क्रूसीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा वो सिर्फ ट्रांसलोकेशन में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनो एसिड्स कैन नॉट बी फास्फोरिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इसको सिंपली, अगर जिसने भी इम्यूनो एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा, आई होप सबने इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होगा। तो सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, ये 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनका फास्फोरिलेशन होता है और लाइसिन का नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, इन तीनों के पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, इन तीनों के पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका फास्फोरिलेशन होता है और लाइसिन का नहीं होता। तो पूछ ये रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनो एसिड्स कैन नॉट बी फास्फोरिलेटेड, मीन्स कि लाइसिन का फास्फोरिलेशन नहीं हो सकता। तो इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप सभी ने सही टिक किया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ये पूछा था बी सेक्शन में ही कि इन द साइट्रिक एसिड साइकिल फ्रॉम 1 एसिटिल कोएंजाइम में। इससे पहले और भी थ्योरी को उन्होंने लिखा था, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लास्ट में मुझे इतना याद ज़रूर है कि पूछा गया था यही कि साइट्रिक एसिड साइकिल में एक एसिटिल कोएंजाइम से क्या बनेगा, कितने NADH, कितने FADH2 और कितने GTP बनेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक एसिटिल कोएंजाइम से अगर एक बार कोई साइट्रिक एसिड साइकिल चल रहा है तो उसमें 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है। ओके, अगर वही अब कितने एसिटिल कोएंजाइम ए हैं ये डिपेंड करता है। अगर जितने भी 2-3 एसिटिल कोएंजाइम ए हैं तो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके इसको आप निकाल सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ पूछा यही है कि एक एसिटिल कोएंजाइम से कितने NADH बनेंगे, कितने FADH2 और कितने GTP बनेंगे। तो एक बार जब साइट्रिक एसिड साइकिल चलता है तो उसके एक एसिटिल कोएंजाइम ए से 3 NADH, एक FADH2 और 1 GTP बनता है, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो जितने जो लोग भी साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि इस बार बायोकेमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन, बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे गए थे। पता नहीं NTA ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन क्योंकि हर टाइम क्या है कि बायोकेमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बार क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आए थे, मीन्स कि 1 या 2 ही क्वेश्चंस आए थे। ओके, और एक एंजाइम से, जहाँ तक मुझे याद है, एक एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन से रिलेटेड, उसमें ग्राफ दिए गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशंस अबाउट यूकैरियोटिक स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स।
द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स, जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो पूछ ये रहा है कि यूकैरियोटिक स्प्लाइसिंग किस आरएनए में नहीं होता है। तो जहाँ तक हमें पता है कि तीनों आरएनए में स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन इन्होंने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे इन्होंने दे दिया है कि ए ऑप्शन में था कि स्प्लाइसिंग इन टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए बट नॉट इन एमआरएनए। तो ये कैसे पॉसिबल है? एमआरएनए में भी स्प्लाइसिंग होती है, टी में भी होती है, आर में भी होती है। और फिर बी ऑप्शन दिया गया था कि स्प्लाइसिंग इन एमआरएनए एंड टीआरएनए बट नॉट इन राइबोसोमल आरएनए। और सी में दिया था कि स्प्लाइसिंग इन ओनली टीआरएनए बट नॉट इन एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि स्प्लाइसिंग इन ओनली एमआरएनए बट नॉट इन टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगा कि एमआरएनए में भी स्प्लाइसिंग होती है, क्योंकि इंट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग जब होती है तो इंट्रॉन्स का रिमूवल कराया जाएगा, स्प्लाइसिंग होगी। तो एमआरएनए में स्प्लाइसिंग होती है। इसके अलावा टीआरएनए में भी होती है, क्योंकि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में टीआरएनए की स्प्लाइसिंग नहीं होती है। और लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, वैसे तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राइबोसोमल आरएनए की जो स्प्लाइसिंग होती है 2 टाइप्स की होती है, एक ग्रुप फर्स्ट स्प्लाइसिंग और एक ग्रुप सेकेंड स्प्लाइसिंग होती है। तो ग्रुप सेकेंड वाली जो स्प्लाइसिंग है ना, वो कुछ ही ऑर्गेनेल्स में होते हैं, कुछ ही यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेल्स में होते हैं। तो इसलिए मैंने बी ऑप्शन को लगाया, लेकिन ये ओवरऑल चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जितने भी लोग ये अटैम्प्ट किए होंगे, अगर चैलेंजिंग हुआ तो इससे रिलेटेड सबको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने क्या इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है, अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अबाउट करेक्ट ऑप्शंस को पूछ रहा था, इनकरेक्ट ऑप्शंस को पूछ रहा था। क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि अगर हमने करेक्ट पढ़ लिया तब तो हो गया, इस क्वेश्चन को हम ले डूबे। लेकिन अगर इनकरेक्ट पढ़ा है, आपने सही पढ़ा है, तो आप सही आंसर भी करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के अबाउट कौन सा गलत है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि लाइट रिएक्शंस अकर्स इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शंस होते हैं, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फिर कह रहा है बी, एटीपी और एनएडीपीएस फॉर्म्ड इन द स्ट्रोमा। ये थोड़ा सा सस्पिशन लगा मुझे, लेकिन बाद में बताते हैं किस तरह से ये सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि ल्यूमेन इज़ ए इंटरकनेक्टेड एरिया ऑफ थाइलेकॉइड। ऑब्वियसली ल्यूमेन थाइलेकॉइड का ही पार्ट है, तो ये सी ऑप्शन भी सही है। अब डी कह रहा है कि NADH2 फॉर्म्ड बाय द कार्बन रिएक्शंस इन द स्ट्रोमा। पहली बात कि फोटोसिंथेसिस में NADH फॉर्म होता ही नहीं है, NADPS फॉर्म होता है। NADH तभी फॉर्म होगा जब रिस्पायरेशन हो रही है। ओके, तो डी ऑप्शन ज़्यादा रॉन्ग है बी से, क्योंकि बी में क्या है ना कि कह रहा है कि ATP और NADPS, क्योंकि जो आउटपुट मिलते हैं लाइट रिएक्शंस के ग्रेना में, जो थाइलेकॉइड में होते हैं, तो स्ट्रोमा में ही तो आउटपुट मिलते हैं। मतलब कि ATPS जो ATP सिंथेस जो होते हैं, क्योंकि ATP जो सिंथेज होता है वो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा के टुवर्ड्स लगा होता है। तो जब भी प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जाते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से ल्यूमेन में पास करते हैं, तो ATP की जो सिंथेसिस होती है वो स्ट्रोमा में ही होती है। तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत डी ऑप्शन है। इसी डी ऑप्शन में और थोड़ा सा और स्टेटमेंट दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो होगा इसमें डी ही इनकरेक्ट होगा। ओके, तो आपने क्या इसमें टिक किया है, क्या आपने करेक्ट किया है, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ए पार्ट के। एक और क्वेश्चन था पार्ट बी का जो मुझे याद आया, वो इकोलॉजी का था, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्वेश्चन था। उसको हमने एग्जैक्ट लिख नहीं पाया है,
तो उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 2 स्पीसीज़ दिया था, ए और बी, और दिया था कि 10 टाइप्स के स्पीसीज़ हैं। ओके, हमने 5 ही लिख पाया। तो ओवरऑल हम समझाना ये चाहते हैं कि इसमें उन्होंने पूछा था कि ये जो 1 2 3 4 5 जो स्पीसीज़ हैं, टाइप्स के जो स्पीसीज़ हैं, ए में कितने हैं और बी में कितने हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए थे कि मान लीजिए कि 2 स्पीसीज़ हैं, ए और बी, और ए में कितने स्पीसीज़ हैं। स्पीसीज़ के टाइप्स तो दोनों में इक्वल ही हैं, 5-5 हैं मान लीजिए, और पूछ ये रहा है कि दोनों स्पीसीज़ में से स्पीसीज़ डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा है। तो आप एक बात याद रखना है कि जिसमें भी जिसमें भी इवेननेस ज़्यादा होते हैं उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, क्योंकि अगर समानता ज़्यादा हुआ तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी तो कम ही होगी ना। डाइवर्सिटी मीन्स कि वैरायटी होता है। तो आप ए में देख सकते हैं कि पहला वाला जो टाइप है वो 20 है, दूसरा वाला 11 है, तीसरा वाला 12 है, चौथा वाला 24 है, पाँचवा वाला 70 है। तो इसमें डाइवर्सिटी अच्छी खासी दिख रही है क्योंकि सेम इवेननेस नहीं आ रहे हैं। और बी में क्या है कि इसमें एक में 11 है, 23 है, और चौथे वाले में 3 है, पाँचवें वाले में भी 3 है। तो इसमें क्या है कि 3 जो तीसरा और चौथा है उसमें 3-3 है। उसमें 3-3 टाइप के मतलब 3-3 ही स्पीसीज़ हैं, मीन्स कि इवेननेस है। तो ए में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी बी से। ए की स्पीसीज डाइवर्सिटी बी से ज़्यादा होगी क्योंकि ए में इवेननेस नहीं है, बी में इवेननेस आई है इसलिए। तो आई होप कि आपने इसका आंसर करेक्ट ही लगाया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन इसी टाइप का था, स्पीसीज डाइवर्सिटी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो मुझे आई थिंक याद है। पार्ट ए में एक क्वेश्चन दिया था कि एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, और उसमें पूछा गया था कि इसमें 9 टाइप्स के रेक्टेंगल को पाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 9 रेक्टेंगल्स को पाने के लिए कितना स्ट्रेट लाइन हम इसमें खींचेंगे कि 9 रेक्टेंगल्स हमें मिल जाएं। ओके, तो उस स्ट्रेट लाइन का नंबर पूछा था। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेक्टेंगल है, एक तो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक। अगर इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचते हैं तो एक तो ओवरऑल एक ऑलरेडी मिला था, ये उसके बाद एक और ये 2, यानी ओवरऑल 3 मिल गए रेक्टेंगल, ठीक। फिर अगर एक बीच से हम इसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो 1 2 3 4 ये मिल गए, तो 4 + 3 = 7 हो गए। ओके, इसके बाद 2 और कह रहा है कि टोटल 9 रेक्टेंगल्स तो चाहिए ना। तो अगर हम एक इसको ले लें तो ये 8 हो गया, और एक इसको ले लें 9 हो गया। तो हमें 9 रेक्टेंगल्स मिल गए, मीन्स कि एक रेक्टेंगल है उसमें 9 रेक्टेंगल्स को पाने के लिए सिर्फ 2 ही स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन में 2 था, जिसने भी 2 लगाया है वो करेक्ट आंसर है। ओके, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल एप्टीट्यूड में। आई होप कि आप सभी ने सही किया होगा। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस ऐसे याद हैं कि क्या क्या पूछा गया था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे हम फर्दर डिस्कस कर सकें। इसके बाद तो 10 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट
आंसर रिस्पॉन्स शीट तो आ ही जाएंगे, तो सबको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अब पता भी चल जाएगा कितने कितने अटैम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए। होगा सिलेक्शन नहीं होगा ये तो खैर रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इस क्वेश्चंस को आप देख के मिला सकते हैं कि आपने क्या कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और फर्दर प्रिपरेशन के लिए या फिर अगर आप सेलेक्ट होते भी हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।